नमस्कार, मैं हूं आचा सिंह और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नावेद कुरैशी जी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति पर। किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं गांधी परिवार पर। पिछले दिनों में हमने देखा है सर किस तरीके से वो ज़्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। इससे पहले अगर उनसे जब भी सवाल पूछा जाता था तो उनका जो जवाब होता था थोड़ा नरम रहता था, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पर वो अटैक कर रहे हैं और सीधे तौर पर जो गांधी परिवार के सदस्य उनके बारे में वो अटैक कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे रणनीति है? क्या बीजेपी कई बड़ा दांव चलने वाली है? क्या उन्हें सीएम फेस बना सकती है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या कहेंगे सर आप इस पूरे जो चर्चाएं हो रही हैं और रणनीति बनाने की बात कही जा रही है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत में जैसे एक टर्म इस्तेमाल की गई आडवाणी के लिए कि पीएम इन वेटिंग, वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया फैमिली का कोई भी मर्द, जिससे पहले माधवराव सिंधिया भी आ गए, वो सीएम इन वेटिंग रहे मध्य प्रदेश के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माधवराव सिंधिया थे तब माधवराव सिंधिया का बहुत वजूद था, बहुत रसूख था और कांग्रेस में ही रहे वो, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में रहे। सिंधिया फैमिली की एक कहानी रही है। सिंधिया फैमिली की एक कहानी रही, यहाँ की महिलाएं जो है वो सब बीजेपी में रही। माधवराव सिंधिया की जो माता थी वो थी जो फाउंडिंग मेंबर थी, जनसंघ को पैसे दिए और पहली फंडिंग मेंबर थी जिन्होंने चेक काट के दिया था कि आइए बीजेपी बनाइए। अटल बिहारी वाजपेयी को जो पहला चेक था वो उनकी माता ने दिया था, माधवराव सिंधिया की, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी ने, यानी राजमाता जिन्हें कहा जाता है। तो राजमाता पहली फंडर थी जिनके पैसों से ही बीजेपी खड़ी हुई है। तो जितनी भी महिलाएं, उसके बाद वसुंधरा राजे जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी बहन जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा मंत्री रही हैं, दूसरी मंत्री रही हैं, अभी भी मिनिस्टर हैं। तो ये तो महिलाओं की बात हुई, तीनों को हमने देखा। इसके अलावा जो पुरुष थे, माधवराव सिंधिया वो कांग्रेस में गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने पिता के नक्शे कदम पर कांग्रेस में थे, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको पहले लेके चलता हूँ। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझने के पहले या उनकी सिचुएशन समझने से पहले सिंधिया परिवार की सिचुएशन समझिए और उससे पहले माधवराव सिंधिया की सिचुएशन समझिए। माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री बनने को तैयार थे, मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम था। अब मैं आपको दो तीन चीजें और बताता हूँ। बेल्ट चलते हैं, मध्य का बेल्ट चलता है, मालवा बेल्ट चलता है मध्य प्रदेश में। मालवा जहाँ पर आता है इंदौर, उज्जैन, मध्यांचल जिसके अंदर आता है आपका मध्य में भोपाल और सीहोर और उसके आसपास का इलाका, जबलपुर, बुंदेलखंड और ग्वालियर वाला बेल्ट जो आता है। अब सिंधिया परिवार का मालवा एक कहा जाता है, जैसे पंजाब के अंदर भी एक कहा जाता है जिसने मालवा जीता उसने पंजाब जीता, वैसे ही मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है जहाँ जिसने मालवा जीता उसने मध्य प्रदेश जीता। मालवा से सीटें भी ज़्यादा आती है और जिसका मालवा में इम्पैक्ट होता है वो मध्य प्रदेश निकाल लेता है। मालवा के लोग बहुत मृदुभाषी होते हैं, बहुत ही अच्छे से बोलने वाले लोग होते हैं, और मैं इतना डीपली इसलिए बता सकता हूँ, मैं खुद मालवा का रहने वाला हूँ। उज्जैन की मेरा घर है। तो और उज्जैन जो आता था वो सिंधिया डायनेस्टी में आता था, जब राजा हुआ करते थे लोग। तो ग्वालियर से लेकर उज्जैन तक जो रियासत थी वो सिंधिया की थी। महाकाल मंदिर का आज भी जो वो होती है, महाकाल जो वो निकलती है, जो सावन में जो सोमवार निकलते, सावन सोमवार में कावड़ नहीं निकलती, जो महाकाल की पूरी यात्रा निकलती है जिसमें पूरा शहर निकलता है, चौकी पे बैठ के महाकाल विराजते हैं, उसकी अगुवाई सिंधिया की फैमिली ही करती है, क्योंकि वही उनके यहाँ के वो है। उनका ये कुल देवी मंदिर है, मतलब उनका ये जो मंदिर है, मेन मंदिर है वो ये है। महाकाल मंदिर है, जो गोपाल मंदिर है वो मंदिर है, तो ये सिंधिया स्टेट के ही है। तो इनका असर रहा है वहाँ पर। माधवराव सिंधिया उस वक्त सीएम इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उस वक्त अर्जुन सिंह बड़े कद्दावर नेता थे, सेंट्रल में भी मिनिस्टर रहे। अर्जुन सिंह के बेटे थे अजय सिंह राहुल जिनका नाम है, यूथ लीडर थे। अर्जुन सिंह को ये लगा कि अगर माधवराव सिंधिया बन गए, माधवराव सिंधिया छोटे थे, अजय सिंह से बड़े थे, लेकिन अगर माधवराव सिंधिया आ गए तो अजय सिंह तो खत्म हो गए। तो अर्जुन सिंह ने अजय सिंह की सियासी मतलब ना मरे सियासत, इसके लिए माधवराव सिंधिया के इसमें अड़ंगे डाले और माधवराव सिंधिया नहीं बन पाए, वो केंद्र में मंत्री बन के रह गए। इधर मामला बिगड़ गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, एक तो अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह ये मिल गए और इन्होंने माधवराव सिंधिया को बाहर निकाल दिया। वही इतिहास दिग्विजय सिंह ने वापस दोहराया ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया फेस रहे, तब अच्छे वो नहीं आ पाए। ये कहा जाता है कि अंदर खाने कांग्रेस की सियासत ऐसी रही, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतती नहीं रही या शिवराज सिंह चौहान जीतते नहीं रहे, उसको दिग्विजय सिंह कांग्रेस को हराते रहे।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं संन्यास लेता हूं, मैं 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस की सरकार भी नहीं आने दूंगा। अंदर खाने अपने लोगों को खड़ा करना, कांग्रेस के खिलाफ काम करना दिग्विजय सिंह ने किया। और आप अगर ये हो सकता है एक पत्रकार के तौर पर मैं कह रहा हूं, इसके ऊपर दिग्विजय सिंह मना कर दे, लेकिन यही बात अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछेंगे तो वो खुल के बोल देंगे कि दिग्विजय सिंह ने किया है, उनके साथ किया। दिग्विजय सिंह ने क्यों किया? दिग्विजय सिंह को अपने बेटे की लालच था। दिग्विजय सिंह कमलनाथ मिल गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन करने लगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर 16 विधायक लेकर जा सकते हैं, मतलब सोचिए ग्वालियर का पूरा बेल्ट, मालवा का पूरा बेल्ट, मतलब उनका असर जो सिंधिया घराना उसका 30 से 32 विधायकों पर रहता है। यह अलग बात है कि इस इलेक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेंगे। दूसरी बात, वो क्यों बयान दे रहे हैं, मैं वापस आता हूं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सिंधिया क्यों कह रहे हैं, या बीजेपी में जाके उनको पीएम। ये बड़ा लगता है कि ऐसी संगठनात्मक पार्टी जहां पे ऐसा नहीं है कि सिंधिया के नेता नहीं है, 3 बार 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके अलावा नरोत्तम मिश्रा है वहाँ पर, उसके अलावा आपके कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पर, सब बड़े कद्दावर नेता हैं। तो सीएम फेस नहीं है बीजेपी के पास, मुझे नहीं लगता। मध्य प्रदेश में बहुत सीएम फेस है बीजेपी के पास, सरकार चला रही है 20 साल से, तो सीएम फेस की कोई कमी नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बन पाएंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये बाद में जैसे होता है बीजेपी में, कहा जाता है कि बाद में विधायक दल डिसाइड करेगा, विधायक दल बीजेपी को डिसाइड, लेकिन ये मान के चलिए कि जो पॉलिटिक्स ज्योतिरादित्य सिंधिया को इधर झेलनी पड़ रही थी, उससे ज़्यादा पॉलिटिक्स बीजेपी में झेलनी पड़ी। लेकिन बीजेपी में एक चीज़ है, बीजेपी में अगर आला कमान से मैसेज आ गया कि ये चेहरा है, तो सब नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेते हैं, संगठन की पार्टी है। तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ऑप्शन है कि वो सीएम बन जाए। कांग्रेस में उनको अभी भी लड़ना पड़ता। अब दूसरी बात, अभी तक हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शामिल होने के बाद भी अपने साथ जो हुआ उसके ऊपर बात कही, लेकिन वो खुद राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। राहुल गांधी की कोर टीम में थे ये कुछ लोग, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नंबर 1 पे थे, उसके बाद सचिन पायलट थे, दीपेंद्र हुड्डा, और आपके जो अभी यूपी में थे जितिन प्रसाद, ये थे 5 कोर टीम थी। ये सोचते थे, डिसाइड कर रहे थे। आप देखिए ये चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, आपके दीपेंद्र हुड्डा बचे हैं, सचिन पायलट बचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चले गए, 2 चले गए, 2 अभी लड़ रहे हैं। सचिन पायलट कब तक हैं, मतलब तो गहलोत भी कहते हैं मन से कि अभी तक तो हैं हमारे साथ, तो कब चले जाएं, कहाँ नहीं जा सकता। तो अपने आप दोस्त को ही न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए न्याय, आपको न्याय दिलाना चाहिए था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत दुखी होके गए। फिर भी उन्होंने एक संयमता बरती, दोस्ती का लिहाज रखा। उन्होंने अभी तक प्रियंका, राहुल, सोनिया के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो बचते थे, बोलने से बचते थे, क्योंकि रिश्ते होते हैं और वो किरदार वाले इंसान है, राजशाही रही है, तो बातों का वजन होता है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी अभी बोल दिया, 2 मिनट में बदल गए, वाला सिचुएशन नहीं होती। तो वक्त लगा उनको भी बदलने में, लेकिन अब वो बोल रहे हैं, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि आलाकमान से उन्हें कुछ मैसेज तो मिला है जी, तभी बड़ा मैसेज मिला है, तभी वो ये कर रहे हैं। और ये जो आरोप निकल रहे हैं, ये आरोप जाएंगे, और अब उनके बनने के चांसेस क्यों हैं? देखिए, बहुत से नेता है कांग्रेस से इस बीजेपी में, लेकिन अब बीजेपी बदल रही। पहले अगर होता तो शायद बीजेपी नहीं देती, लेकिन बीजेपी ने रीता बहुगुणा जोशी को भी मंत्री बनाया। देखिए, मंत्री बनाया है उनको। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा है जी, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए, आप मत भूलिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से तो वैसे ही बीजेपी का अपनापन रहा है हमेशा से। आप ये देखिए कि हमेशा जब सदन में वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तब भी वो मोदी से मिलते थे, और मोदी बड़े अच्छे से मिलते हैं। अटल जी मिलते थे उनसे, आडवाणी मिलते थे, माधव, क्योंकि वो राजमाता से रिश्ता है। ये मालूम है कि यार ये उस घर से है जिस घर ने बीजेपी को खड़ा करने की कोशिश की है। आज बीजेपी खड़ी है तो कहीं ना कहीं योगदान है सिंधिया परिवार में, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है और उसका फायदा मिल सकता है अगर बीजेपी डिसाइड कर लेगी। अगर देखिए, अगर मोदी डिसाइड कर लेंगे तो फिर कौन रोक सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने से? कोई नहीं रोक सकता। फिर तो ना शिवराज रोक सकते हैं, ना नरोत्तम रोक सकते हैं, ना कैलाश विजयवर्गीय। और मैसेज क्लियर हुआ है कुछ, तभी एकाएक वो बहुत अग्रेसिव हुए हैं। अग्रेसिव अप्रोच बता रही है कि उन्हें चैनल को पूरा जो कैंपेन है उसे लीड भी करना है, और कहीं ना कहीं उन्हें कहा गया है कि वो अगले आने वाले फेज जी। सर, मुझे याद आता है एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया था अभी कुछ दिन पहले ही, और अपने पूर्वजों को लेकर इन्होंने ट्वीट किया था, और जयंती पर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से देश के लिए उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने बलिदान दिया। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी मैं बताता हूँ। देखिए, राजनीति में एक वर्ड है बिलो द बेल्ट जी, मतलब आपको एक स्तर तो रखना पड़ेगा। आप इतना नीचे नहीं गिर जाएंगे कि आप कल को संभाले ना संभले। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक बोल नहीं रहे थे, चुप थे।
बिलो द बेल्ट काम किया जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कोट किया, कोई सी बुक का कोट किया और ये कहा कि सिंधिया जो है वो अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, भाग गए थे। जी सर, इससे पहले जब तो उन्होंने फिर अपने मराठा जो पूरी वंशावली है वो सामने रख दी। फिर उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान का वो कहा कि सिंधिया छोड़, अंग्रेजों का साथ दे के सिंधिया भागा था, वो करके। तो वो एक अलग बहस है जिसमें जयराम रमेश कूदे और उसके बाद सिंधिया को कूदना पड़ा, 1-1 हुआ, लेकिन वो बहुत बिलो द बेल्ट था जी। वही सिंधिया ना, आप ये मत भूलिए ना कि आपको ये बातें तब याद नहीं आ रही थी जब सिंधिया आपके साथ थे। आज सिंधिया आपके साथ चले गए, आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो आप मतलब पर्सनल अटैक करें। देखिए कांग्रेस वही गलती करती है बार बार। कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी को लेकर टारगेट करेगी, उनको मौत का सौदागर कह देगी, फिर उनकी डिग्री के ऊपर सवाल खड़े कर देगी। आप पर्सनल अटैक मत करो ना, आप पॉलिटिकल अटैक करो। हालांकि राजनीति में होता है पर्सनल अटैक, ऐसा नहीं है पीएम नहीं करते, लेकिन बाकी लोग गांधी परिवार पर भी करते हैं। गांधी के परिवार पर भी पर्सनल अटैक होते हैं, राहुल को लेकर अटैक होते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर होते हैं, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर होते हैं, सोनिया गांधी को लेकर, जवाहरलाल नेहरू पर होते हैं अभी तक। तो ये होता है जी सर। सुप्रिया श्रीनाथ जो कि राहुल गांधी और अभी सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं, प्रवक्ता जो हैं, प्रवक्ता हैं। हाँ, हम प्रवक्ता के तौर पर ले, प्रवक्ता के तौर पर और पूर्व पत्रकार हैं, हाँ, पूर्व एंकर हैं। तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पूर्वजों के बारे में ट्वीट किया था, तो सबसे पहले ट्वीट उनका आया था और उन्होंने उस वक्त कटाक्ष किया था कि अंग्रेजों की मदद करने वाले हैं। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें भी वही जवाब दिया था कि आप कविताएं कम पढ़िए और इतिहास को ज़्यादा पढ़िए। देखिए इतिहास देखने वाले अपने अपने तरीके से देखते हैं, हो सकता है चीज़ें अलग हो। इतिहास देखने का एक बहुत सिंपल और तरीका है जो मुझे मेरे एक प्रोफेसर थे उन्होंने समझाया था। हो सकता है वो गलत हो, अलग हर जगह पर आप एक ही इक्वेशन नहीं लगा सकते, 2x2 करके आप नहीं कर सकते। हर जगह पे इक्वेशन बदल जाती है, 2x2 4 होगा, लेकिन दूसरी जगह पे कुछ और आ जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा एक तरीका बताया था इतिहास के लिए, और मैं हमेशा उस बात को कहता हूँ कि इतिहास जो है जैसा है ना उसे वैसे ही देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम गलतियों से सीखें। अगर हमने गलतियाँ की हैं, हम उसको नहीं देखेंगे और चैप्टर को बंद कर देंगे, बंद कमरे में ऊपर संदूक में डाल देंगे, और हमारा तो डीएनए वही है, हम फिर वापस वही गलती करेंगे। हमने कल किसी की मदद की थी और उसी ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, तो हमारा तो डीएनए मदद करने वाला है ना। हम कल को फिर उसी की मदद करेंगे और फिर हमारे साथ वही हो जाएगा। तो इतिहास जैसा है ना उसे वैसे ही देखो, उससे सीखने की जरूरत होती है जी। तो उन्हीं ने इतिहास, ये उन्हीं सर का कोट था, मेरे प्रोफेसर थे, और उन्हीं प्रोफेसर ने एक और चीज़ समझाई थी कि इतिहास देखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो राजा रजवाड़े हैं जिनका राजपाट अभी तक है वो अंग्रेजों से नहीं लड़े। जो लड़े उनका बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं उनका। तो झांसी की रानी लड़ी थी, आज क्या है झांसी की रानी का। राजस्थान में जो राजघराने हम बड़े हैं, जिनके पास आज होटल सेंग हैं, वो नहीं लड़े थे। हो सकता है, देखिए हर जगह का सिचुएशन अलग हो सकता है, उनके पास हथियार ना हो, लोग ना, उन्होंने जरूरी नहीं है ना, कूटनीति होती है, एक रणनीति होती है, एक युद्ध में लड़ी जाती है, और एक कूटनीति से आप उनके साथ बायलैटरल डील करते हैं कि भैया हम आपको इतना पैसा देंगे, हमारे देश हमारी जनता को कुछ मत करो। तो ये भी तो एक शासन चलाने का तरीका है ना। जरूरी थोड़ी है कि हर बार तलवार लेके आप जो है मोर्चे पे खड़े हो जाओ। आप जिस तरीके से आपका पहला और आखिरी फर्ज तो अपनी जनता को बचाना है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जो बड़ा राजपाट है वो बचा हुआ था, तो बचा हुआ है, तो वो अंग्रेजों से संधि की, लड़े, ये इतिहास की बात अब है। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बताते हैं कि तात्या टोपे जो कि 57 की क्रांति में शहीद हुए, उनके जो वंशज हैं पराग टोपे, वो ये बताते हैं कि क्या उन्होंने जो बुक लिखी है उसका उन्होंने जिक्र किया, रेफरेंस दिया था, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मराठाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो देखिए मैं वही कहता हूँ ना, हर चीज़ होती है, कुछ चीज़ होती है सामने से, कुछ चीज़ होती है बैकिंग से। आप एक पूरा सिनेरियो समझिए उस वक्त का कि आपका मुल्क है, आपके मुल्क में अलग अलग प्रोविंस बने हुए हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों में देश हैं, और एक आपदा आई है, और आपदा आती रही है। इंडिया ऐसी जगह थी जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली थी, नदियाँ थी, खेती हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें होती। दूसरे दिन आप देखिए ना, आप अफगानिस्तान से लोग आते थे, अटैक करते, दूसरे हम अटैक झेलते रहे, सालों से अटैक झेलते रहे, और इसीलिए झेलते रहे क्योंकि हम बहुत समृद्ध थे। हम बहुत समृद्ध थे तो अटैक होते रहे हम पे। उसमें कई बार होता है ना, आदमी थक भी जाता है, यार कितना लड़ोगे यार, बार बार होता रहा, सालों से सदियों से चुनाव लड़ाइयाँ होती रही, थक भी जाता है, चीज़ें अलग होती है। लेकिन मन में गुस्सा तो रहता ही है ना। तो आप हो सकता है कि आप अंग्रेज़ों से बातचीत भी कर रहे हो, लेकिन पीछे से बैक द डोर आप हेल्प भी कर रहे हो, जो लोग लड़ रहे हो उनको अपना साजो सामान दे रहे हो, रहता है। तो अलग अलग उसको आप आज के परिप्रेक्ष्य में आप
सवाल खड़े या ये करें, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा, गलत होगा। उस वक्त की क्या कहानियाँ थी वो अलग थी। अब कहानियाँ देखिए बहुत सारी होती है। आप कानून के हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, कई लोग जेल उस वक्त भी गए थे, कई लोग नहीं जेल गए थे, कई लोग तो ऐसे हैं जो मेरे मतलब दादा और वो बताते थे कि कई लोग ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे कि जो खड़े हुए थे, पुलिस आई, वो पकड़ के चले गए, वो भी चले गए, उनके पास ताम्रपत्र है और उसका ज़िंदगी भर उन्होंने खाया, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो ऐसे लोग भी थे। लेकिन वो वक्त की बात थी, आज के वक्त की बात अलग है। इन चीज़ों से अब जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर इशू बनाया जा रहा है जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है नकली, ये कोर्ट ने कह दिया, यूनिवर्सिटी ने कह दिया, दो ही लोगों से मानोगे ना, बीजेपी ने भी रख दिया तो भी आप सामने देख लो, फिर भी आप सवाल खड़े कर। आप मुझे एक बताइए, उनकी डिग्री, मैं कह देता हूं कि जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और जो तमाम विरोधी पार्टी कह रहे हैं कि उनकी डिग्री नकली है, वो फौज है, वो नकली होने से भी क्या आप उनको चुनाव में हरा दोगे? उस डिग्री से वो जीत रहे हैं क्या चुनाव? उनके पास चुनाव जीतने का दूसरा तरीका है, जो उनकी रणनीति है, जो मेहनत है। वो डिग्री असली है नकली है, इस पे बहस करने से अच्छा आप वहां जाके काम करिए जहां पे काम करना है। आप इन चीजों में कुछ नहीं रखा जी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ये पूरी जो हमारी चर्चा हुई और उससे यह निकल कर आया कि हाँ, वो बीजेपी में जो हैं वो सीएम बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक जैसे कि आपने बोला कि इनका जो परिवार रहा है, यानी कि जो इनके पुरुष हाँ। रहे हैं वो वेटिंग इन सीएम रहे हैं। जिस तरीके से बाकी और भी हमने देखा है, आपने आडवाणी जी की भी बात कही, तो उसी तरीके से अभी तक इनका जो राजघराने का पुरुष जो रहा है, माधवराव सिंधिया और ये इनके पिता और ये इन्हीं दोनों। लेकिन इस बार जब वो बीजेपी में आ गए हैं तो सिचुएशन जो है वो बदल भी सकती है। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं वो हो भी सकता है, क्योंकि वो पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस उनके परिवार पर और उनके पूर्वजों को लेकर कटाक्ष कर रही है, ये उचित नहीं है राजनीति में। तो इसी के साथ हम ये जो पूरा चर्चा का विषय था उसमें पूरी चर्चा जो है उसका समापन करते हैं। और इसके साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि क्या कुछ कांग्रेस ने जो दांव चले हैं और किस तरीके से बीजेपी ने उस पर पलटवार किया है, किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया हमलावर हुए हैं और क्या बीजेपी की ये रणनीति है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से they are trying to do everything possible to stay politically relevant और अपने आप को मैं ये कहूँगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद के संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं?
जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई। और इसका कारण है, राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है?